सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पॉलीमार्क्सिट। और क्या पढ़ने वाले हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। अगर अब बात करें अब तक की हमारी जो जर्नी रही, हम लोगों ने पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म के बाद हमने गवर्नमेंट के टाइप्स को देखा। तो गवर्नमेंट के टाइप्स में फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद यूनिटरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि फेडरल को हमने देखा कि कम से कम यहाँ पे 2 लेवल की गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। एक आपकी सेंट्रल लेवल पे जो कि पूरे देश के स्तर पे कोई व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेटिंग को देखे, और एक जो है प्रोविंस लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे पूरी व्यवस्था को ऑब्जर्व करे। इसके बाद ये दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट, अपने आप को एम्पावर्ड होकर अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, इसको हमने देख लिया। क्योंकि फेडरल सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहीं पे हमने यूनिटरी सिस्टम में देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट या लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और दूसरी अगर होती भी है तो उसी की सब यूनिट्स होती है और वो उसके सबऑर्डिनेट में काम करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश करता है कि मतलब जितने भी काम करवाने होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है। इसके बाद की फीचर्स की बात करें तो हमने 7 फीचर्स को पढ़ा और 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा, यानी कि एक फेडरल कंट्री खुद को फेडरल कंट्री कहलाने के लिए किन किन फीचर्स का होना उसमें मैंडेटरी हो जाता है। उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी 2 या 2 से अधिक कम से कम लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। वहां पे कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर एक कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कराना चाहती है कि आई एम फेडरल कंट्री और मैं अपने यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं अपने यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो वहां कम से कम 2 लेवल की सरकार हो चाहिए। अधिक से अधिक 3-4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को, लेकिन उनके एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, चाहे वो मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का हो, टैक्सेशन का हो या लेजिस्लेशन का हो। फिर हमने देखा कि ये चीजें पूरी तरीके से संविधान में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि कौन कितने चीजों पे काम करेगा या कौन किन किन मुद्दों पे एक ही सेम सिटीजन को गवर्न करेगा। यानी आई एम द सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आल्सो आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी मुझ पर जो है मेरे राज्य का भी कानून लागू होगा और मेरे देश का भी कानून लागू होगा। मैं सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा शासित होऊंगा दोनों लोग, लेकिन हाँ मुद्दे बस क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इसके बाद किसी भी फंडामेंटल प्रोविजंस की अगर बात करें तो फंडामेंटल प्रोविजन को कभी भी केवल सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी यूनिलैटरली कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद संविधान की व्याख्या करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसके पास है, कोर्ट के पास। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बन जाता है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अर्थात डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसी भी अपनी पावर को एक्सरसाइज के समय अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर। ये चीजें हमको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो हर सरकार के पास चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, रेवेन्यू होना चाहिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होने चाहिए। और हम जानते हैं वो चीजें आती है टैक्स से, तो उस टैक्स में किसका कितनी शेयर होल्डिंग रहेगी वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड है संविधान में, क्योंकि इसी से उसकी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्रिएट होती है। और फाइनली लास्ट में हमने देखा कि फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। एक फेडरल सिस्टम के 2 प्रमुख डुअल ऑब्जेक्टिव, 2 प्रमुख कर्म होते हैं, 2 प्रमुख कार्य होते हैं। और उन दोनों कार्य की बात करें तो पहला होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। ये 2 प्रमुख डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं एक फेडरल गवर्नमेंट की। तो ये हमने देख लिया 7 फीचर्स। इन सभी 7 फीचर्स के बाद हमने देखा कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए, जो कि एक देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ फेडरेशन, तो कितने टाइप्स ऑफ फेडरेशन होते हैं, तो उसमें हमने देखा कि जो फेडरेशन होते हैं उसमें हमने 2 देखा, एक कमिंग टुगेदर और एक आपका होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर नाम से स्पष्ट है कि ये फेडरलिज्म होगा कैसा। बात करें अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन की तो ऐसा फेडरेशन जिसमें कि क्या छोटे छोटे स्टेट, क्या इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स साथ आते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को जो है पूल करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। यानी जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आते हैं और एक बड़े स्टेट का निर्माण करते हैं
और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इसमें इस प्रकार से जो फेडरेशन होता है, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, इसमें ऑल स्टेट्स हैव द यूजुअली इक्वल पावर। सभी स्टेट्स की पावर जो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि जब छोटे छोटे स्टेट साथ आते हैं और एक बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से जो फेडरेशन होता है उस फेडरेशन को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वहीं पे इसके कंट्रारी बात करें अगर होल्डिंग टुगेदर की, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक लार्ज कंट्री, एक बड़ा देश, एक यानी बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट आप कंसीडर कर लीजिए कि अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर, किसके पास, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी जब एक बड़ा देश अपनी पावर को डाइल्यूट कर दे, यानी कि अपने अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रोविंसेस में अपनी पावर को डिवाइडेड कर दे, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड कर दे, तो उसको हम उस तरीके से जो फेडरेशन बनता है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब एक बड़ा देश अपनी पावर को अपने यहाँ के छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उन सबके साथ जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ उतनी पावर को क्या कर दिया, शेयर कर दिया और फेडरेशन कर लिया अपने यहाँ। तो इस टाइप से हुए फेडरेशन को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अर्थात अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। क्या करता है, नेशनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में पावर को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। और इसमें क्या करने को मिलता है इस फेडरेशन में, होल्डिंग में, कि इवन हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट की जो या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं हैव अनइक्वल पावर। और यहां तक कि कुछ स्टेट्स, कुछ प्रोविंसेस की स्पेशल पावर भी होती है, स्पेशल स्टेटस भी होता है। अर्थात होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स की, सभी प्रोविंसेस की पावर इक्वल नहीं होती, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। यह कहा गया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। बात करें ऐसे कुछ देश जहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ऐसे कुछ देश जहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो कमिंग टुगेदर हमें देखने को मिलता है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और वहीं पे होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल की अगर बात करें तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ऐसे और भी तमाम देश हैं। लेकिन इन सभी देश में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत एक कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड कर देता है जहां जितनी रिक्वायरमेंट होती है। और यहां तक कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर, स्पेशल स्टेटस भी देता है अगर उसको रिक्वायर्ड होती हो तो। इसका मतलब यहां पर पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे कमिंग टुगेदर में पावर का बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और साथ ही साथ होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट इवन मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा सा ये चीजें होती हैं। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। कि ऐसी क्या, जिसे हम लोग फेडरल बोल रहे हैं, तो आखिर वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत फेडरल कंट्री है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अगर बात करें इसकी, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री की बात करें तो हमको सिंपल सी बात है कि जितने भी फीचर्स हमने पढ़ा उन सभी फीचर्स को हम क्या कर लेते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में मिला लेते हैं। अगर वो सभी फीचर्स इंडिया के कंटेक्स्ट में मिलते हैं देन वी कॉल इट एज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन हमने बात किया था कि किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में भारत के संविधान में कहीं से भी फेडरल शब्द का यूज नहीं है। बात करें, आप देखें 7 फीचर्स जो हमने पढ़ा था फेडरलिज्म का, उन सभी 7 फीचर्स को हम देखते हैं आपके कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या उसकी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन होती है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तब हम उसको फेडरल कंट्री बोलते हैं। तो इंडिया में बिल्कुल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन बाद में एक और लेवल जुड़ गया जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। यानी कि भारत में हो गई एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट और एक हो गई क्या, लोकल गवर्नमेंट। यानी यहां पर हमको 3 लेवल यानी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है। तो पहली चीज तो सेट हो गई। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। बात करें एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की, क्योंकि हम लोग जानते हैं बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट या जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं। यानी सेम सिटीजन पे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर का इंपोजिशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का भी इंपोजिशन होता है। लेकिन एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही बात यहां पे कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर यहां पे हमें देखने को मिल जाता है। किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अर्थात 3, अगर बात करें एक लेजिस्लेटिव पावर के एक एग्जांपल की बात करें तो उसमें क्या, आपकी बात करें अगर यूनियन लिस्ट की,
स्टेट लिस्ट की और साथ ही साथ कंकरेंट लिस्ट की। इन तीनों लिस्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर यानी किन किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होता है, किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस पूरे सिस्टम को थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो अलग अलग लिस्ट बना दी गई कि इन इन मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इन इन मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो बात करें यूनियन लिस्ट की तो उन सभी मुद्दे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लहजे से काफी जरूरी हो जाते हैं, उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन सभी मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? यूनियन गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वहीं पे स्टेट लिस्ट की बात करें जिसको हम लोग राज्य सूची बोलते हैं, तो वे सभी सब्जेक्ट जिन पे सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होती है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को होता है, राज्य की सरकारों को होता है, तो उसको हम रखते हैं स्टेट लिस्ट में। कौन कौन से मुद्दे हो गए? ये आपके लोकल इंपॉर्टेंस वाले मुद्दे जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सभी जो मुद्दे हैं आते हैं स्टेट लिस्ट में, और इस पे लेजिस्लेटिव पावर का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। यानी कि इस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ऐसे सभी बिंदु, ऐसे सभी वर्क, अब ऐसे सभी लेजिस्लेटिव सिस्टम आपके आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। यानी वे सभी मुद्दे जिन पे स्टेट एज वेल एज सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाए, तो उसको हमने रखते हैं, यानी कि संविधान में उसको रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सभी मुद्दे जो हैं कंकरेंट लिस्ट में रखे जाते हैं और इस पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। एजुकेशन में कोई मुद्दा है तो सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। फॉरेस्ट का कोई मुद्दा है, फॉरेस्ट लॉ से कोई मुद्दा है तो उस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगली और सबसे महत्वपूर्ण अगर पॉइंट की बात करें तो रेसिडरी सब्जेक्ट क्या होता है। बाद में जब संविधान आपका बनकर तैयार हो गया, 1950 से लागू हो गया, संविधान बनने के बाद कुछ ऐसे भी मुद्दे, बर्निंग इश्यूज आ गए जिन पे भी कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन उस दरमियान में वो समस्याएं थी भी नहीं और उस पर ध्यान भी नहीं किसी का गया। लेकिन वो समस्याएं आगे चल के आई, तो ये हुआ कि अब इस पे कानून कैसे बनेगा, इस पे स्टेट बनाएगा कि सेंटर बनाएगा कि दोनों मिलकर बनाएंगे कि इसको किस लिस्ट में रखा जाए। तो ऐसे सभी मुद्दे, ऐसी सभी समस्याएं जो कानून या संविधान बनने के पश्चात आए, जैसे साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, ये सब संबंधित, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर था ही नहीं, प्रचलन ही नहीं था और उस पर ये चीज़ें सोची भी नहीं गई। लेकिन इससे संबंधित कोई अगर अपराध होता है या कोई चीज़ें एक्टिविटीज होती हैं तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें, तो इसको कैसे हैंडल करें, इसके लिए एक और सब्जेक्ट बनाया गया, एक और लिस्ट बनाई गई, इसको बोला गया रेसिडरी सब्जेक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑल दो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी वन ऑफ द लिस्ट एंड कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और ये मुद्दे कब आते हैं? संविधान बनने के बाद आते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी जो भी समस्याएं थी ये बाद में आती हैं। तो ये होता है, इसको हम रखेंगे रेसिडरी सब्जेक्ट में। अब इन जो तीनों में डिसाइड हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसको हम रेसिडरी सब्जेक्ट में रखते हैं और उस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कानून बनाने का अधिकार है। यानी इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। तो ये हो गया, आपने देख लिया कि किस प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर को अलग अलग लिस्ट के माध्यम से रख के सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट किस पे बनाएगा, दोनों मिलकर किस पे बनाएंगे, बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमने इतने सभी पॉइंट को मिलाया, बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑल स्टेट इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। देखो भाई, हमने पढ़ा था कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सभी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं होती है। तो हम बिल्कुल भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं सभी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं, कुछ स्टेट्स के साथ ज़्यादा पावर शेयर की है, किसके साथ कम, किसी के साथ बहुत स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, किसी के साथ स्पेशल पावर शेयर कर दिया गया। यानी कि हम इस एग्जाम्पल के बाद समझ रहे हैं, इन सभी राज्यों के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबकी पावर, सभी जो है स्टेट्स की जो है इक्वल पावर नहीं है। तो ये चीज़ें भी इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हमें मिलती हुई देखने को मिलती है। और अगर बात
बात करें अगले और नेक्स्ट पॉइंट की, जो फेडरल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रोविजन को कभी भी कोई यूनिलैटरली यानी कोई भी अकेले, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो अकेले चेंज नहीं कर सकती। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अगर किसी भी फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज कर रहा है, इसमें से किसी भी सिस्टम को और चेंज करना है, तो बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए। और क्या क्या चाहिए उसको अगर हम देखें एक बार, कि अगर आपको फंडामेंटल प्रोविजन कभी भी चेंज करना है तो कभी भी यूनिलैटरली वो चेंज नहीं हो सकता, और अगर चेंज करना भी है तो आपको पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी लेनी है, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस से 2/3 बहुमत चाहिए। इसके बाद आप जो है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, यानी जितने भी राज्य हैं उससे आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए, तब जाके किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को आप बदल सकते हैं। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि मैं किसी फंडामेंटल प्रोविजन को अकेले बदल दूं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि मैं बदल दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर बदलना है तो दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए, बोथ द हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, तब जाके किसी फंडामेंटल प्रोविजंस को आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो कभी भी फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली, यानी कभी भी कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले उसको चेंज नहीं कर सकती। बात करें लास्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने देखा था कि किसी भी इन द केस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वी कैन से दैट कि अगर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी भी प्रकार से अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, विवाद क्रिएट होता है, देन सुप्रीम कोर्ट यानी हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर काम करता है। और हम जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास। किसके पास है? कोर्ट के पास। किसी भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के पास, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ये संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो ये हमने देख लिया, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर काम भी करती है। बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल, इस सभी देश इसको अपने राज्य को चलाने के लिए, इसको अपने देश को चलाने के लिए, इसको अपने राज्य को मैनेज करने के लिए, इसको अपने देश को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। तो ये चीजें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होती है कि पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेइंग टैक्सेस विद द बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि सरकार तो कमाने जाती नहीं है, वो हमसे, आपसे और तमाम चीजों से टैक्स के माध्यम से जो कलेक्शन होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी रेवेन्यू से अपने आप को, पूरे देश को संचालित करती है। यानी कि ये जो रेज करने का रिसोर्स कितना रेज कर सकते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ये चीजें भी इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अगर टैक्स कलेक्शन होता है तो कितना स्टेट का बना, कितना सेंट्रल का बना। इसकी वजह से दोनों की, सेंट्रल स्टेट दोनों की एज वेल एज आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहती है। तो हमने देखा कि 7 फीचर्स जिसमें कि हमने देखा व्हाट मेक्स इंडिया कंट्री, इसको हमने मिलाया किससे कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से हमने मिलाया 7 फीचर्स इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, और वो सभी मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं और दिख भी रहे हैं। यहाँ पे 3 लेवल की सरकार है, एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अलग है, फंडामेंटल प्रोविजन को बदल नहीं सकते, ये बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट करता है एक्ट एज एन एम्पायर, और भी तमाम चीजें हमने पढ़ा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो हम फाइनली ये आ गए कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का यूज नहीं है, ये चीजें आपको याद रखना होगा। भारत में आर्टिकल 1 संविधान, भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 1 में ही इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट ये बोला गया है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री नहीं बोला गया। इसके पीछे तमाम कारण है, इस पर भी हम लोग चर्चा कभी कर लेंगे। तो हमने देखा कि अब तक की हमारी जर्नी ने हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम को हमने जाना, फिर हमने देखा कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है वो हमने समझा, फिर उन सभी फीचर्स को इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखा कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो उन सभी फीचर्स को हमने दिखाया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टैली करा के हमने देखा, तो सभी फीचर्स इंडिया कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे थे। अब अगले और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है इंडिया में। इंडिया में
फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, तो हम इसको देखेंगे। देखिए, खुद को फेडरल कहना और फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करना, ये दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाते हैं। इसको हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे कि इंडिया कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है। इसके बाद आपकी देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम लोग देखेंगे और इसके साथ आपको चैप्टर जो है अपना जो है खत्म कर लेंगे। यानी ये आपकी लास्ट पॉइंट रहेगा। यानी अब सिर्फ दो सब टॉपिक्स बचे। एक बचा आपका हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया और एक बचा आपका डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। हम करेंगे इसके बाद एमसीक्यू, इसके बाद करेंगे पीवाईक्यूएस, इसके बाद आंसर राइटिंग। सो फाइनली साइन ऑफ करते हैं। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।